अरे ओ बहू रानी, क्या दिन भर फ़ोन में ही लगी रहती हो? ज़रा मेरी दवा तो दे दिया करो, फिर चाहे कितना भी फ़ोन चला लेना। गायत्री जी की तेज़ आवाज़ सुनकर राधा अचानक चौंक गई। वह फ़ोन से नज़रें हटाकर बोली, माँ जी वो मैं बस एक ज़रूरी मैसेज देख रही थी। लाइए मैं अभी दवा देती हूँ। अच्छा तो अब ज़रूरी मैसेज ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, गायत्री जी ने कटाक्ष करते हुए कहा। तुम्हारे लिए अब हम बुजुर्गों का ध्यान रखना कहाँ याद रहता है। मुझे तो लगता है तुम यही चाहती हो कि यह बुढ़िया जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया से चली जाए। नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कहिए, राधा ने तुरंत कहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं तो हमेशा आपका भला सोचती हूँ। भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। वाह, बातें बनाने में तो तुम सच में माहिर हो, गायत्री जी ने कहा। इतनी होशियारी अगर घर के कामों में भी दिखाओ तो बात ही क्या है। चलो छोड़ो ये सब नाटक और जल्दी से दवा लेकर आओ। ठीक है माँ जी, मैं अभी आई, राधा ने कहा और तुरंत रसोई की ओर चली गई। यह रोज़ की कहानी थी। गायत्री जी अपनी बहू राधा को ताना मारने या खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन राधा भी अजीब मिट्टी की बनी थी। वह अपनी सास की हर बात चुपचाप सुन लेती और उसके बावजूद सारे काम बड़े प्यार से करती। अपनी सास की सेवा में वह हर पल लगी रहती, किसी काम में कोई कमी नहीं छोड़ती। फिर भी गायत्री जी पर उसकी सेवा का कोई असर नहीं होता था। घर के सभी सदस्य गायत्री जी की बातें सुनते रहते, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था और ना ही किसी को अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार था। सुमित कुमार जी शहर के जाने माने धनी व्यक्ति थे, जिनकी आयु 60 वर्ष थी और गायत्री जी इनकी धर्मपत्नी थी, जो 68 वर्ष की थी। उनका एक बेटा राहुल था, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, और एक बेटी नेहा थी, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी। सुमित कुमार जी शहर के जाने माने रईस तो थे ही, साथ ही वे बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। शहर में जहाँ कहीं भी कोई सामाजिक कार्य होता, वे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, इसलिए शहर के सभी लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे। पूरे शहर में उन्हें सम्मान प्राप्त था। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया, परंतु हर बार उन्होंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। सुमित कुमार जी का बहुत बड़ा कारोबार था, जिसे उनका पुत्र राहुल ही देखता था। पिछले 4 सालों से राहुल ही पूरे कारोबार का कार्यभार संभाल रहा था। सुमित कुमार जी कभी कभी ऑफिस जाते थे या फिर कभी कभी राहुल को कारोबार के सिलसिले में कोई सलाह मशवरा लेना होता था तो पिता को बुला लेता था। सुमित कुमार जी की बेटी नेहा BA फाइनल ईयर कर रही थी और सेठ जी उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रहे थे। वे इसी इंतज़ार में थे कि कब उनकी तलाश खत्म हो और वे अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। घर में नौकरों चाकरों की कोई कमी नहीं थी, परंतु गायत्री जी को तो बस अपनी बहू राधा से ही सभी काम करवाने की आदत हो गई थी। वह काम भी उसी से करवाती थी और खरी खोटी भी उसी को सुनाती थी, परंतु राधा अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती थी। नेहा को भी यह सब देखकर अपनी भाभी के लिए बहुत बुरा लगता था। वह देखती थी कि उसकी भाभी हमेशा उसकी माँ की सेवा में लगी रहती है, परंतु उसकी माँ तो उसकी भाभी को बातें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बस यही बात नेहा को सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि माँ ने कसम जो दी थी, नेहा अपनी भाभी की हम उम्र थी, इसलिए राधा
उसकी अच्छी सहेली बन चुकी थी। ननद भाभी आपस में हंसती बतियाती और सभी प्रकार की बातें कर लेती थी। नेहा अपनी माँ के व्यवहार के लिए अपनी भाभी से माफ़ी भी मांगती थी, परंतु राधा हमेशा यही कहती कि माँ तो मुझे अपना समझ कर डांटती है, वह मुझसे बड़ी है और उनका मुझ पर पूरा हक है। बड़ों की डांट का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधा और राहुल की शादी 7 महीने पहले ही हुई थी। राधा अपने पिता की इकलौती संतान थी। जब राधा केवल 12 वर्ष की थी तभी उसकी माँ बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गई थी। सर्वगुण संपन्न राधा सुंदर, सुशील और सभी गृह कार्यों में निपुण थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। राधा के पिता एक दुकान पर नौकरी करते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, परंतु राधा के पिता ने कभी भी राधा के लिए कोई कमी नहीं आने दी। राधा अपनी पढ़ाई का बोझ और अन्य खर्चों का बोझ अपने पिता पर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई करते हुए ही उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी शुरू कर लिया था, ताकि वह अपनी फीस और अन्य खर्च के पैसे आराम से निकाल सके। उसने ग्रेजुएशन की थी और अब पोस्ट ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थी। वह शहर के ही एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। राधा के कॉलेज में एक टैलेंट शो होने वाला था, जिसमें राधा ने कविता वाचक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। टैलेंट शो में मुख्य अतिथि के तौर पर सुमित कुमार जी को आमंत्रित किया गया था। सुमित कुमार जी अपने साथ अपनी पत्नी गायत्री जी और बेटी नेहा को भी उस कार्यक्रम में ले गए थे। जब कविता वाचन के लिए राधा स्टेज पर आई और जब उसने स्टेज पर अपनी कविता सुनाई तो सभी श्रोता गण मंत्रमुग्ध हो गए थे। राधा की मीठी आवाज़ और आत्मविश्वास ने सुमित कुमार जी का मन मोह लिया था। कविता वाचक प्रतियोगिता में राधा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब सुमित कुमार जी घर लौटे तो वे तो बस राधा की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। राधा ने कितनी अच्छी कविता सुनाई, वह देखने में भी कितनी सुंदर है। उसकी आवाज़ बहुत मीठी है और आत्मविश्वास में तो उसका कोई सानी नहीं। तभी गायत्री जी ने मजाक मजाक में कहा, यदि इतनी ही पसंद है राधा तो बहू क्यों नहीं बना लेते उसे। वैसे भी अपने बेटे राहुल के लिए तो आप लड़की ढूंढ ही रहे हैं। गायत्री के मुंह से जैसे ही यह बात सुमित कुमार ने सुनी तो उसी समय उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और बोले, यह ख्याल मेरे मन में क्यों नहीं आया। गायत्री, तुम भी कभी कभी समझदारी वाली बात कर देती हो। इसी समय गायत्री जी नाराज हो गईं। फिर सुमित जी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। गायत्री, तुम तो यूं ही नाराज हो गई। सुमित जी ने राधा के कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन लगाया और प्रिंसिपल से उसका पूरा नाम, उसके पिता के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। सुमित कुमार जी ने अपने अकाउंटेंट को बुलाकर राधा के घर परिवार के बारे में पता करने के लिए कहा तो अकाउंटेंट बोला, सेठ जी वे तो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनके बारे में तो मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। उनकी पत्नी का देहांत हुए करीब 11 वर्ष हो चुके हैं। तब से घर में दोनों पिता पुत्री ही रहते हैं। राधा के पिता आपके मित्र रमेश लाल जी के यहाँ लगभग 25 सालों से नौकरी करते हैं और रमेश लाल जी तो उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह मानते हैं। और राधा की तो क्या ही कहें, वह तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा की मूरत है, गुणों की खान है। जिस भी घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। सुमित कुमार जी ने गायत्री जी से अपने मन की बात बताई कि वे राधा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सभी पास में ही खड़ी नेहा ने जैसे ही अपने बाबू जी की बात सुनी तो वह जोर से उछल पड़ी और बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी, मैंने
तो जब से राधा को देखा था तब से ही मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि यही लड़की हमारे घर मेरी भाभी बन कर आए। इस पर गायत्री जी ने कहा, वह सब तो ठीक है, मुझे राधा पसंद भी है, परंतु मुझे एक संदेह है। आप तो जानते हैं कि हमारी और उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर है और राधा एक बिन माँ की लड़की है। तो मुझे इस बात का संदेह है कि क्या वह हमारे घर में आकर सब कुछ सही ढंग से निभा पाएगी। सुमित जी बोले, अरे तुम भी क्या बात करती हो गायत्री, राधा जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की अगर नहीं निभा पाएगी तो फिर और कौन निभा पाएगा। तुम चिंता मत करो, समय के साथ साथ वह सब कुछ सीख जाएगी। फिर गायत्री जी ने कहा कि यदि राहुल की शादी राधा से करनी है तो मेरी एक शर्त है कि शादी के बाद मैं कुछ भी करूं, कोई भी मुझे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेगा, ना ही मेरी किसी भी बात में कोई आपत्ति प्रकट करेगा। आप तीनों को मेरी कसम है कि कोई भी मेरे व्यवहार पर सवाल नहीं उठाएगा। यदि किसी ने भी मेरी इस कसम को तोड़ा तो राधा को यह घर छोड़कर जाना होगा। सुमित जी ने और नेहा तो केवल राधा को ही इस घर में बहू के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए दोनों ने बिना सोचे समझे ही गायत्री जी की इस शर्त को मान लिया। भविष्य में क्या होगा इस बात की बिना चिंता किए उन्होंने हाँ कर दी। यह तक नहीं सोचा कि गायत्री जी ने यह कसम और शर्त की बात क्यों रखी। उन्होंने तो केवल इसी बात की खुशी थी कि अब राधा जैसी सुशील और सर्वगुण संपन्न लड़की उनके घर की बहू बनने जा रही है। जब राहुल से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि जो लड़की बाबूजी को पसंद है मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और मुझे माँ की शर्त से कोई परेशानी नहीं है। सुमित जी ने रमेश लाल जी को फ़ोन किया और कहा कि वह राधा के पिताजी से मिलना चाहते हैं और रमेश लाल जी से गुजारिश भी की कि वे भी उस समय उनके साथ ही रहें। रमेश लाल जी ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह भी मान गए, क्योंकि शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उनसे यह निवेदन किया था तो वे भला कैसे मना कर सकते थे। अगले दिन शाम के समय सुमित कुमार जी अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर राधा के घर पहुंचे। उन्हें सपरिवार आया हुआ देखकर राधा के पिताजी कुछ हैरान रह गए। तो सुमित जी ने कहा, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो राधा के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, सेठ जी, ऐसी बातें करके आप इस गरीब को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके पास तो ईश्वर का भला हुआ है, सब कुछ है, मैं तो भला आपको क्या दे सकता हूँ। तभी सुमित कुमार जी ने उनका हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा कि मैं आपसे वह मांगने आया हूँ। तो राधा के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, सेठ जी, ऐसी बातें करके आप इस गरीब को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके पास तो ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मैं तो भला आपको क्या दे सकता हूँ। तभी सुमित कुमार जी ने उनका हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा कि मैं आपसे वह मांगने आया हूँ जो इस संसार में आपके अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता, उसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन सेठ जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। राधा के पिता ने कहा तो सुमित जी बोले कि हम आपकी बेटी को अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हैं, आपकी राधा को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। कृपया इस बात के लिए मना मत कीजिएगा, हम लोग बड़ी आशा से आए हैं। सुमित कुमार जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जैसे ही राधा के पिता ने उन्हें हाथ जोड़ते हुए देखा तो झट से उनके हाथ पकड़कर कहा, अरे सेठ जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे सामने हाथ जोड़कर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। कहाँ आप और कहाँ हम, आपकी और हमारी आर्थिक स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब आप ही बताइए कि यह संबंध कैसे संभव हो पाएगा। सुमित जी समझ गए कि राधा के
पिता दहेज के बारे में बात कर रहे हैं। आज के समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है, समाज चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो गया हो, परंतु दहेज रूपी राक्षस हमेशा एक बेटी के पिता के सामने अपना मुंह बाएं खड़ा रहता है। तभी सुमित जी ने कहा, जब कोई पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उससे कुछ और उम्मीद करना भी घोर पाप है, क्योंकि एक पिता अपने जीवन भर की पूंजी, अपनी लाडली बेटी, अपने कलेजे के टुकड़े को किसी दूसरे को सौंप देता है। यदि इसके आगे किसी भौतिक सुख सुविधा की इच्छा की जाए तो यह महापाप कहलाएगा। हमें केवल आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। यह सुनते ही राधा के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि जब से राधा बड़ी हुई है तब से मुझे इसके विवाह की चिंता सता रही है और मैं हमेशा सोचता था कि हे ईश्वर, इस बिन माँ के बच्ची के लिए कौन सा घर सही रहेगा। अपनी हैसियत को देखते हुए मैं हमेशा यही सोचता था कि क्या कोई अच्छा घर मेरी बेटी को मिलेगा भी या नहीं। लेकिन सेठ जी, यदि हर लड़के का पिता आपके जैसा ही सोचने लगे तो किसी के लिए अपनी बेटी अपने परिवार पर बोझ नहीं होगी। हर परिवार में बेटियों को सिर का ताज माना जाएगा। सुमित जी ने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी राधा अपने एक घर से दूसरे घर में जाएगी। आपके बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। सेठ जी, यदि ईश्वर साक्षात हमसे कुछ मांगने आए तो हम कहाँ इतने सक्षम हैं कि उनकी इच्छा को नकार सकें। मुझे यह रिश्ता स्वीकार है, राधा के पिता ने कहा। तभी सुमित जी ने कहा कि अब हम अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं। इसी समय रमेश लाल जी की पत्नी राधा को लेकर बाहर आई। राधा आसमानी रंग की साड़ी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। राहुल ने पहली बार उसकी मुलाकात हुई तो राहुल बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखता ही जा रहा था। इसी समय नेहा ने उसे कोहनी मारी तो वह ठिठक कर दूसरी ओर देखने लगा। रिश्ता पक्का करने के लिए गायत्री जी ने शगुन के तौर पर राधा के हाथों में अपने पुश्तैनी सोने के कंगन पहनाए। राधा जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकने लगी तभी गायत्री जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। फिर राधा के पिता ने भी राहुल के हाथ में शगुन के तौर पर कुछ रुपए पकड़े। फिर सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कुछ ही दिनों में सुमित जी ने पंडित जी से विवाह का मुहूर्त निकलवाया तो 1 महीने बाद का शुभ मुहूर्त निकला। 1 महीने बाद जब राधा अपने नए घर में बहू बनकर आई तो राहुल ने उससे कहा कि वह पति पत्नी बाद में हैं, पहले एक दूसरे के दोस्त हैं। राधा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि दोस्ती ही केवल ऐसा रिश्ता है जो हम पर थोपा नहीं जाता, जिसे हम स्वयं चुनते हैं। इसलिए जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विवाह के अगले दिन सुमित जी ने अपनी बहू राधा को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि बेटी, मुझे एक वादा करो कि यदि कभी तुम्हारी सास तुम्हें डांट भी दे या कुछ कह भी दे तो तुम पलटकर कोई जवाब नहीं दोगी या कभी ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे हमारे परिवार की मर्यादा को ठेस पहुँचे। राधा बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वह जानती थी कि यदि घर के बड़े कोई बात समझाते हैं तो उसमें बच्चों का ही भला होता है, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा जीवन का अनुभव होता है। शिक्षा तो एक इंसान की बुद्धिमान बनाती है, परंतु अनुभव समझदार बनाता है। इसलिए उसने अपने ससुर जी से कहा, यदि आप यह वादा मुझसे ना भी लेते तब भी मैं अपनी सास का हमेशा मान रखूंगी। फिर भी मैं आपको वचन देती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सास से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगी। इस घर की मान मर्यादा को कभी आँच नहीं आने दूंगी। बाबूजी, आप जानते हैं कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर
छोड़कर चली गई थी। यदि इतने वर्षों बाद ईश्वर ने मुझे माँ का सुख दिया है तो मैं उनके सामने बोलना तो दूर, उन्हें ठेस पहुँचाने के बारे में भी सोच नहीं सकती। राधा की यह बात सुनकर सुमित जी ने बड़े ही प्यार से उसके सर पर स्नेह भरा हाथ रखा, कहा कि बेटी, शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली। सदा खुश रहो। बाबूजी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया। अपनी बहू की यह बात सुनकर सुमित जी मुस्कुरा दिए और कहा कि अब जाओ, अपना काम करो और मेरे लिए एक कड़क चाय भेज देना। जी ठीक है। यह कहते हुए राधा कमरे से बाहर चली गई। एक सप्ताह के अंदर अंदर सभी मेहमान अपने अपने घर को चल दिए। अब घर में केवल नौकर और परिवार के सदस्य ही थे। गायत्री जी अब हर बात के लिए राधा को ही बुलाती। यदि उसे आने में थोड़ा सा भी समय लगता तो उसे डांटने लगती। परिवार के लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगता, परंतु उन्हें अपनी माँ की शर्तें और कसम याद थी, इसलिए वे कुछ नहीं बोल पाते थे। राधा पहले तो कुछ ना कुछ गलती कर देती थी, परंतु धीरे धीरे अपनी सास को खुश रखने के लिए वह अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करती थी। जब भी गायत्री जी उसे डांटती तो वह चुप करके सुन लेती और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करती। देखते ही देखते समय बीतने लगा और राधा के विवाह को अब 11 महीने हो चुके थे। अब गायत्री जी को अपनी बहू राधा को डांट लगाने का कोई मौका नहीं मिलता था, तो राधा भी खुश रहने लगी। एक दिन सुमित जी के भाई, जो कि इसी शहर में रहते थे, उनके घर पर सुंदर कांड का पाठ होना था, तो सुमित जी के घर से भी सभी को बुलावा गया। उन्होंने राहुल और राधा और नेहा को एक दिन पहले ही आने को बोला था, तो वे लोग एक दिन पहले ही उनके घर चले गए। जब अगले दिन सुमित जी जाने को तैयार हुए तो गायत्री जी ने कहा, आप चलिए, मुझे मंदिर जाना है, उसके बाद मैं सीधे वहाँ पहुँच जाऊँगी। तब सुमित जी ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और वह चले गए। कुछ समय बाद गायत्री जी भी उनके घर पहुंच गई और पाठ के समापन के बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर की ओर चल दिए। तो सुमित कुमार जी भी अपने परिवार सहित अपने घर लौट आए। घर आकर देखा तो दरवाज़ा बंद था। सुमित जी ने नौकरों को आवाज़ दी, परंतु उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। तभी गायत्री जी ने कहा, मेरे पास एक और चाबी है, और उस चाबी को उन्होंने अपनी बहू को देते हुए कहा, राधा दरवाज़ा खोलो। जैसे ही राधा ने दरवाज़ा खोला तो पूरे घर में अंधेरा छाया था। फिर गायत्री जी ने तेज़ आवाज़ में कहा, बहू, रात यहीं गुजारने का इरादा है क्या? अंदर चलो। जैसे ही राधा ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो अचानक पूरा घर रोशन हो गया और राधा के सर पर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात हो गई। तभी गायत्री जी ने कहा, जन्मदिन मुबारक हो बहू। घर बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था और दीवारों पर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू राधा। राधा ने सामने देखा तो मेज पर कुछ रखा हुआ था। घर के सभी सदस्य बड़ी हैरानी से इस दृश्य को देख रहे थे। तभी गायत्री जी ने कहा, अरे देख क्या रहे हो सब लोग, आज मेरी प्यारी बहू का जन्मदिन है। इस खास दिन को मैं ऐसे कैसे जाने देती। तभी सुमित जी ने कहा, अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर नेहा भी अपने भाई पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी, भैया क्या आपको भी याद नहीं था। फिर राहुल ने शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा, मुझे भी नहीं पता था कि आज राधा का जन्मदिन है, इसने भी नहीं बताया। उसने राधा को देखते हुए कहा तो राधा ने कहा, अरे मैं भी भूल गई थी, कल से चाचा जी के घर पर थे तो काम में लगे रहे, आपका जन्मदिन मनाना तो याद ही नहीं रहा। पर माँ जी, आपको कैसे पता चला? राधा ने सवाल किया तो गायत्री जी ने कहा, तुम्हें नहीं, कुछ दिनों पहले ही तुमने अपना आधार कार्ड मुझे दिया था, उसी में मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देखी थी,
तब से मैंने तुम्हें सरप्राइज देने का मन बना लिया था। चलो अब जल्दी से केक काटो। इसी समय घर के सभी नौकर भी आ गए तो सुमित जी ने उन्हें डांट लगाते हुए कहा, कहाँ चले गए थे सबके सब। तभी गायत्री जी ने कहा, अरे उन्हें कुछ मत कहिए, मैंने ही उन्हें जाने को कहा था। फिर राधा ने केक काटा और सबसे पहले अपने सास ससुर को खिलाया, फिर नेहा और अपने पति राहुल को। तभी नेहा बोली, अरे माँ, पहले बताना तो चाहिए था ना, मैं भाभी के लिए बहुत बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आती। फिर गायत्री जी ने कहा, वह सब तुम बाद में दे देना, लेकिन फिलहाल मेरे पास बहू को देने के लिए बहुत बढ़िया उपहार है। तभी गायत्री जी को सब देखकर हैरानी से देखने लगे। आज उनका व्यवहार बहुत बदला हुआ नजर आ रहा था। फिर गायत्री जी अंदर जाकर गिफ्ट के 2 पैकेट उठाकर ले आईं और राधा की ओर बढ़ाते हुए कहने लगी, यह लो बहू तुम्हारे गिफ्ट। तो राधा ने कहा, माँ जी, इस सब की क्या ज़रूरत थी? आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वह सब तो ठीक है बहू, पर तुम इन्हें खोलो। जब राधा ने गिफ्ट का पहला बॉक्स खोला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस था और उसने फिर दूसरा पैकेट खोला तो उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकला। जैसे ही राधा ने उस डिब्बे को खोला तो उसमें से घर की चाबियां निकली। इससे पहले कि राधा कुछ कहती, गायत्री जी ने कहा, बहू, आज से यह चाबियां तुम्हारी हुई, अब मुझे मेरी जिम्मेदारी से आज़ाद कर दो। यह सब सुनकर राधा हैरान रह गई। फिर गायत्री जी ने कहा, मैं सब बताती हूँ। फिर उन्होंने अपनी कसम का राज खोला और कहा, मैं अपनी बहू को अपनी तरह परफेक्ट बनाना चाहती थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि प्यार से इतनी जल्दी संभव हो पाता, क्योंकि यदि मैं इसे प्यार करती तो यह भी मुझ में अपनी माँ देखने लगती और फिर मैं जो चाहती थी वह हो पाना असंभव था। इसलिए कुछ समय के लिए मैंने अपनी बहू के सामने कठोरता दिखाई, परंतु मैं दिल से नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें डांट लगाऊं। तुम्हें डांट लगाते हुए मुझे भी तकलीफ होती थी। शादी से अगले दिन जब तुमने अपने ससुर जी को वचन दिया था कि तुम इस घर की मान मर्यादा को आज भी नहीं आने दोगी, उसी समय मुझे एहसास हो गया था कि तुम बहुत जल्दी पूरा घर संभाल लोगी। लेकिन इतनी जल्दी संभाल लोगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, परंतु आज मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस परिवार की मान सम्मान की बहुत अच्छे से रक्षा करोगी। आज जन्मदिन तो तुम्हारा है, परंतु सबसे बड़ा उपहार तो तुमने मुझे दिया है। यह सब कुछ सुनकर राधा की आंखें आंसुओं से भर आईं। पिछले 11 महीने से जिस दिन का वह इंतजार कर रही थी, वह दिन आज आ गया था। आज उसे सही मायने में उसकी माँ का आशीर्वाद मिल गया था। उसकी आंखों में आए आंसू देखकर गायत्री जी ने कहा, बेटी रोती क्यों हो? आज तो खुशी का दिन है। तभी राधा ने कहा, माँ, आज मुझे मेरी माँ मिल गई, ये इस खुशी के आंसू हैं। यह सुनते ही गायत्री जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, यदि आज के बाद मेरी बिटिया को किसी ने भी रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सब सुनकर सभी के चेहरे मुस्कान से खिल उठे। राधा ने ना जाने अपने जीवन के कितने वर्ष अपनी माँ के बिना काटे, जो उसके लिए जेठ की तपती दोपहर के समान थे, परंतु आज गायत्री जी का स्नेह भरा वात्सल्य उसके लिए सावन के मौसम की ठंडी फुहार के समान था। आज राधा अपनी शीतल छाया में खुद को सौभाग्यवती महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।